जय आयुर्वेद सभी को। आज हम आए हैं नोएडा में चौहान आयुर्वेदा। तो उसके जो ऑनर हैं वैद्य अक्षय चौहान सर हैं, जो कि रक्त मोक्षण के विशेषज्ञ हैं। तो आज हम जानेंगे कि रक्त मोक्षण होता क्या है, इससे लाभ क्या होते हैं, हानियाँ क्या होती हैं, किस किस प्रकार के रक्त मोक्षण हैं, और एक स्टूडेंट लाइफ में हमें जब रक्त मोक्षण को जानना है तो किस आसान भाषा में इसे समझ सकते हैं। तो सर स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर जी। आप जितना भी वो होते हैं रक्त मोक्षण की विधियाँ, देखो आयुर्वेद में चिकित्सा के बहुत सारे उपक्रम बताए गए हैं। कहीं पे पंचकर्म से चिकित्सा करनी है, छासूत्र से, अग्निकर्म से, रक्त मोक्षण से, मर्म चिकित्सा, बहुत सारे हैं। उसी में से ही एक उपक्रम होता है रक्त मोक्षण। फिर दोबारा इसके बारे में जो विशेष वर्णन किया है वो आचार्य सुश्रुत जी ने किया है। और जो जितना भी रक्त मोक्षण है, रक्त मोक्षण के अंदर अगर जैसे देसी भाषा में समझा जाए तो बोलते हैं कि जी खून निकालकर या दूसरी तरफ निकालकर चिकित्सा करना, इसको रक्त मोक्षण देसी भाषा में ऐसे बोलते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। शिरा मोक्षण, वेन पंक्चर या देसी भाषा में नस खोलना। दूसरा है प्रच्छन, साधारण कट लगाना और खून को बहा देना। तीसरी वैरायटी होती है अलाबू या कपिंग थेरेपी, या दूसरी भाषा में हिजामा। इसके अलग अलग नाम है, इसको कपिंग थेरेपी ऐसे की जाती है। चौथी वैरायटी है जलोकापचरण, लीच थेरेपी या हिरुडोथेरेपी। ये अलग अलग नाम से ऐसे जानी जाती है। 4 वैरायटी है। एक में लीच के द्वारा ब्लड निकाला जाता है, दूसरी में अलाबू बोले तो कपिंग थेरेपी के द्वारा ब्लड निकाला जाता है, तीसरी वैरायटी होती है वेन पंक्चर करके जिसको श्राव मोक्षण बोलते हैं, चौथी वैरायटी होती है परिच्छन। अब जैसे कि आपने पूछा है कि इसके क्या क्या लाभ है, ये जो चारों वैरायटियां हैं आचार्य सुश्रुत जी ने अलग अलग रोगों के लिए ऐसे बताई गई है। ये एक ही रोग में सारी विधियां यूज हो जाए ऐसा नहीं होता है। प्लस हर बीमारी में लीच करना है, या हर बीमारी में अलाबू करना है, या हर बीमारी में श्रामोक्षण करना है, या हर बीमारी में परीक्षण करना है, ऐसा नहीं है। ये बीमारी को देखने के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर, उसके दोष के आधार पर, उसके स्थान के आधार पर, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जहाँ पर आपको निर्णय लेना होता है कि हमें अगर रक्त मोक्षण चिकित्सा करनी है तो कौन से प्रकार की रक्त मोक्षण चिकित्सा करनी चाहिए। तो अगर जो जो जितने भी लोग, जितने भी विद्यार्थी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, लीच थेरेपी में, कपिंग थेरेपी में, परीक्षण में, श्राव मोक्षण में, तो उनसे मेरा जो आग्रह यही है कि वो चारों प्रकार की जो विद्याएं हैं उनको बिल्कुल यथापूर्वक सीखें, और चारों कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर भी जो भी कोई दिखा हमने लीच करना शुरू कर दिया या कपिंग करना शुरू कर दिया। अगर जो लीच से कपिंग से ही काम चल जाता तो आचार्य सुश्रुत जी को 4 विधियां बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो सिर्फ एक ही बना के बोल देते कि भाई अब सारी दुनिया के रोग आप इसी से ठीक कर लो। तो इसलिए जो भी विद्यार्थी इसमें इन्वॉल्व हैं उनसे मेरा ये है कि थोड़ा सा बीमारी पहचानना जरूर सीखेगा। अगर जब आपने बीमारी को पहचान लिया है, दोष दूसरे स्थान को इनको क्लियर कर लिया है, तो उसके बाद आपका चिकित्सा के संदर्भ में निर्णय लेना ज़्यादा आसान हो जाएगा। सर आजकल ट्रेंडिंग में लीज थेरेपी बहुत ज़्यादा चल रही है। उसके रील्स भी देखने को मिल रहे हैं, वीडियोस भी यूट्यूब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं ये। तो सर अगर किसी विद्यार्थियों को लीज थेरेपी सीखना हो, लीच के बारे में जानना हो कि कैसे लीज थेरेपी की जाती है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, और कैसे उससे लाभ लिया जाता है कि त्वचा रोग में, बालों के झड़ने में, बहुत सी समस्याओं में जैसे लीच का फ़ायदा है, तो सर इसको एक नया विद्यार्थी कैसे जाने? तो जैसे कि आपने बताया कि अभी ट्रेंडिंग है ये लीच थेरेपी, बहुत जगह लोग करने लगे हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही है कि भाई विद्यार्थियों को सारे तरीके जो रक्त मोक्षण के हैं, लीच इंक्लूडिंग लीच थेरेपी, सारे ही आने चाहिए। किसी एक को करके कोई बैठ जाए तो ये उसके लिए अभी के लिए तो बोल नहीं सकते, परंतु भविष्य के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि वो फिर सिर्फ इसी को करना शुरू करेगा सभी जगह। दूसरा चीज़ है लीच थेरेपी सीखने के लिए तो कहीं भी जो भी डॉक्टर या वैद्यगण अच्छे से कर रहे हैं, जो अनुभवी है, उनके पास जाके जरूर सीखना चाहिए। दूसरी चीज़ है इसमें किस किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो कोई भी जब भी थेरेपी की जाती है, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है, प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव एवं पोस्ट ऑपरेटिव, ये सब चीज़ें तो होती हैं, परंतु लीच के साथ एक चीज़ होती है कॉम्प्लिकेशंस। तो लीच का प्री ऑपरेटिव तो 2 लेवल पे होता है लीच का। एक होता है कि लीच के साथ प्री ऑपरेटिव क्या करें, लीच का खुद का शोधन है, ऑपरेटिव बोले तो उसकी केयर है, पोस्ट ऑपरेटिव बोले तो उसको वमन आदि कराना। ये लीच का प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव है।
और उसी वक्त पेशेंट का भी प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही होती है। तो लीच के मामले में ये होता है कि हमें प्रायोरिटी पेशेंट को देनी चाहिए। हालांकि लीच थेरेपी होते ही लीच को वमन कराने का ऐसा निर्देश दिया गया है, परंतु क्या करना है, अनुभव में ऐसा देखा गया है कि प्रायोरिटी पेशेंट को देना चाहिए। और इसमें जो बाकी सब विधियों में तो ऐसा नहीं होता है, परंतु लीच को स्टार्टिंग करना बहुत आसान है, परंतु लीच ट्रीटमेंट की फिनिशिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि लीच के जो कॉम्प्लिकेशन है वो उसके थेरेपी के बाद में निकल के आते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा धैर्यपूर्वक इन चीज़ों को रखना चाहिए, सीखना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट पे पूरा ध्यान देना चाहिए, और आपको करना क्या है, उस चीज़ के लिए अनुभवी वैद्यों के पास जाके सीखना चाहिए कि कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो किस तरीके से मैनेज किए जाते हैं। सर अभी जो अलाभु चिकित्सा है, जिसे हम वेट कपिंग और उसके 2-4 पार्ट हैं, फायर कपिंग, ब्लड कपिंग, ये सब चीज़ें, अगर सर किसी को, अगर कोई नया स्टूडेंट है और ब्लड कपिंग कर रहा है, तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कट्स कितने लगाने हैं? जैसे सर नौसिखिया होते हैं कि अगर ब्लेड से लगाना तो इकट्ठा लगा दिए और वो एकदम से पंचर हो गया एकदम से पूरा वेन्स ही, ऐसे हो जाते हैं कभी कभी। तो सर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वेट कपिंग करते समय? ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें कपिंग को समझना पड़ेगा कि कपिंग जो है आयुर्वेद में अलाभु से डेवलप होने के बाद में ऐसे कपिंग इंस्ट्रूमेंट, चाइनीज इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिसको कप बोला जाता है, तो अब इसका नाम कपिंग थेरेपी ऐसा हो गया है। ऐसा हमें देखने में मिलता है कि कपिंग थेरेपी एक वेट होती है, एक ड्राई होती है। अब आती है, हमने देखा कि फायर कपिंग। एक्चुअल में कपिंग दो ही तरीके की होती है, वेट कपिंग या ड्राई कपिंग। ड्राई कपिंग के अंदर जो प्रेशर बनाने वाली चीज़ें हैं वो दो हैं। एक तो फायर के थ्रू हम वहाँ पे प्रेशर बना सकते हैं, जिसको फायर कपिंग का नाम दिया जाता है। दूसरा होता है जो पंप के द्वारा बनाया जाता है, तो उसको साधारण ड्राई कपिंग का नाम दिया जाता है। आयुर्वेद के शास्त्रों में कहीं भी ड्राई कपिंग का वर्णन है ही नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान रखा जाए कि आयुर्वेद में कहीं भी ड्राई कपिंग का वर्णन नहीं है। ड्राई कपिंग का जो कंसेप्ट है चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन से निकल के आया है, क्योंकि इसमें जो कपिंग आया है रक्त मोक्षण के संदर्भ में आया है। रक्त मोक्षण में रक्त ही निकालना है, तो हमारे यहाँ पे वेट कपिंग का ही कंसेप्ट है। अब बात आती है कि कपिंग करने से पहले फिर वही द्वारा आचार्य सुश्रुत जी ने बोला है कि हमेशा अभ्यास कर्म करना चाहिए। तो अभ्यास कर्म करने के लिए ये है कि वे ब्लेड लेके किस तरीके से कट लगाना है, तो उसके भी कुछ 4 या 5 वैरायटी के प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपका उसको पैटर्न कैसा रखना है, उसकी लेंथ कितनी रखनी है कट की, उसकी डेप्थ कितनी रखनी है, उसकी डायरेक्शन क्या रखनी है, और उसको क्लीनिंग करने का क्या है। बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं, अगर जो हमने कट अच्छे से लगाना सीख लिया है तो जो कपिंग थेरेपी करने के बाद निशान बनते हैं कुछ जगह पर, वो अच्छे कट नहीं लगाने की वजह से बनते हैं वो, तो ये भी कॉम्प्लिकेशन है। तो इस तरीके से एक थोड़ा सा ध्यान देके इन चीज़ों को ऐसा सीखना चाहिए कट लगाने का। उसके बाद कुछ लोगों में जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, ऐसा जो लोग कपिंग थेरेपी कर रहे हैं उन लोगों को ऐसा मैं बताना चाहूँगा, जो पित्त प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनमें ब्लीडिंग अक्सर बहुत ज़्यादा होने के चांस होते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि कपिंग थेरेपी हटने के बाद भी ब्लड भी अच्छा आता है। कपिंग थेरेपी अगर जो हट गई है उसके बावजूद भी काफ़ी टाइम तक ब्लड आता रहता है, तो वहाँ पर बहुत सारे रक्त स्तंभक द्रव्य ऐसे आयुर्वेद में वर्णित किए गए हैं, उनका सहारा लेना चाहिए। अकेला पहुँच कर नहीं छोड़ देना चाहिए, वहाँ पर फिर औषधि लगाना ही कंपलसरी है। तो कपिंग थेरेपी करते वक्त इस चीज़ का सहारा लिया जाए। और सर जैसे रक्त मोक्षण करते समय हमें किन किन एग्जामिनेशन को करना चाहिए पेशेंट का? जैसे अभी कोई पेशेंट हमारे पास आता है और उसका बीटी-सीटी बिगड़ा है, तो ब्लड क्लॉट उसका हो ही नहीं रहा है, तो कैसे हमें ध्यान देना चाहिए? पेशेंट्स को बोलना चाहिए एग्जामिन के लिए, या फिर जैसे अभी के जो वैद्य हैं जो नए नए सीखने वाले हैं, वो बिना एग्जामिन के ही कट्स लगा देते हैं या फिर लीच लगा दिए और उनका ब्लड नहीं रुकता है, तो सर कैसे इन चीज़ों पे ध्यान दें हम? तो देखो, जैसे ये जो विषय आपने निकाला है, हमेशा ऐसे ही चरक और सुश्रुत संहिता में हमारे आचार्यों ने हमेशा योग अयोग मरीजों के लक्षण बताए गए हैं। उसके उनके ज़माने में भी ये सब चीज़ें होती थी कि कौन व्यक्ति योग्य है कौन अयोग्य है। इसका मतलब उनके यहाँ पर भी मरीज को ट्रीटमेंट से पहले चिकित्सा करने का कोई ना कोई क्राइटेरिया था कि ये पेशेंट चिकित्सा के लिए ठीक है कि नहीं है। ऐसे ही जो आज की डेट में जो जो मैनेजमेंट वाली बात आ रही है इसमें कि ये होता है जैसे प्री ऑपरेटिव, ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर का पार्ट होती है। चाहे वो लीच थेरेपी हो, कपिंग हो, कोई भी हो, प्री ऑपरेटिव होना चाहिए कि पहले देखिए गया कि मरीज को एनीमिया जैसा कोई कंडीशन तो नहीं है, उसका बीटी-सीटी ब्लीडिंग का कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। दूसरा नंबर चीज़ है कि कोई डिजीज़ की वजह से कोई ब्लड थिनर, हार्ट की कोई ऐसे कोई ब्लड थिनर वगैरह आदि चीज़ें तो नहीं खा रहा है, उसका आहार कैसा है।
प्लस उसका सत्व देखना पड़ेगा, उसका बल देखना पड़ेगा कि मरीज कोई ऐसा डरपोक तो नहीं है कि इसको ट्रीटमेंट करे और वो यहाँ से भाग जाए। तो इसमें काउंसलिंग एक बहुत बड़ा रोल करती है, जहाँ पे ज़रूरी होती है ब्लड टेस्ट करने चाहिए। एनीमिया, बीटी, सीटी तो कंपलसरी ऐसा हो ही जाने चाहिए। बाकी आपको लग रहा है कि पेशेंट की कंडीशन क्रोनिसिटी को देखते हुए लग रहा है कि ये कोई HIV का, एड्स का या कोई ऐसा कोई हो सकता है, तो उसको अपने डाउट को क्लियर करने के लिए हमें वो टेस्ट करा लेने चाहिए, ताकि सतर्क तो हालांकि रहते हैं, सारी सावधानी बरतते हैं, बावजूद इसके और ज़्यादा सतर्क हो जाएं। तो वो अपने अनुभव के आधार पर होता है, परंतु कहना ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहना ऐसा केस देखा गया है, हमारे अनुभव में भी देखा गया है कि मरीज को ब्लीडिंग, लीच के मामले में 96 आवर्स तक 4-4 दिन तो ब्लीडिंग चलती रहती है और बहुत दिक्कत आती है। प्रतिदिन हमारे पास में 2-3-4 कॉल ऑल ओवर इंडिया से आते ही आते हैं, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ रहता है किसी न किसी के साथ में लीच को लेकर, और डेली कॉल आते हैं कि सर ये फंस गया है, ये हो रहा है। तो उसमें कई बार देखा है कि हमारी ही वैद्य की नेग्लिजेंसी कई बार हो जाती है कि हम ध्यान नहीं देते हैं, उसकी काउंसलिंग बराबर नहीं करी है, उसके हमने डिजीज़ जो है उसकी हिस्ट्री का बराबर से नहीं देखा है कि वो कोई ब्लड थिनर या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं खा रहा है, या उसका हमने हीमोग्लोबिन बराबर चेक नहीं किया है, बीटी सीटी या टेस्ट नहीं कराए थे, ऐसे आगे कर दिया। तो हालांकि देखो क्या होता है ना, जब गड़बड़ होता है तो फिर सभी गड़बड़ हो जाता है। आपको अनुभव है कि आप अच्छे से पहचान सकते हो तो आप करिएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर जो आपको डाउट है तो ज़रूर टेस्ट कराने चाहिए, और गाइडलाइंस भी है, गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस है कि आपको ज़रूर टेस्ट करा लेनी चाहिए। तो संकट में पड़ने से पहले ही इन सब चीज़ों का ध्यान रख लेना चाहिए। यस सर। सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी क्या होता है, हम वर्कशॉप अटेंड करते हैं, जो हमारे वैद्य आते हैं उनसे सीखते हैं और सीख के तुरंत अप्लाई करना चालू कर देते हैं, तो हम संहिताओं को पढ़ना छोड़ देते हैं, केवल हम नुस्खों पे और प्रैक्टिकल चीज़ों पे एप्लीकेशन करना चालू कर देते हैं। तो सर ये कहाँ तक सही है? क्या जो हमारे आचार्य बताए हैं उन्हें पहले पढ़ना, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल करना जरूरी है, फिर डायरेक्ट प्रैक्टिकल करना? जितने भी जो भी वैद्य गण जो सिखा रहे हैं, या जो भी इस भारत में जितना भी आयुर्वेद से संबंधित ज्ञान है वो संहिताओं से निकल के आया है। परंतु जब संहिताओं से निकल के आता है तो उसको प्रैक्टिकल रूप हर वैद्य अपने अनुसार देता है। तो हर वैद्य अपने अनुभव के आधार पर उसको करना शुरू करता है। अगर जो विद्यार्थी किसी वैद्य से सीख रहे हैं तो वो उसका पर्सनल अनुभव के आधार पर सीख रहे हैं, वो ही सब कुछ नहीं होता है। अगर जो कोई विद्यार्थी मेरे पास आ रहा है तो मैंने क्या अनुभव किया है उस चीज़ को लेकर मैं वो सिखाऊंगा, परंतु उसी विषय को लेकर किसी दूसरे वैद्य का एक्सपीरियंस दूसरे तरीके से हो सकता है, तो वो भी, ये सब चीज़ें पुस्तकों में मिलती हैं। अगर आप वैद्य के पास जाओगे तो आपको उसका अनुभव तो मिलेगा, आपको थेरेपी करनी आ जाएगी, उसका अनुभव मिल जाएगा कि भाई ऐसे करना चाहिए इस केस में, परंतु वो संपूर्ण नहीं होता है। और जो लोग विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी गण हैं, पुस्तकों को पढ़ना छोड़ देते हैं ना, उनको ये हो जाता है कि उन वैद्य से सीखा है तो उन वैद्य का चिकित्सा करने का तरीका तो मालूम हो जाएगा, परंतु जो पुस्तक में लिखा है उसके हर तरीका नहीं मालूम पड़ पाएगा। तो इसलिए पुस्तकों को भी पढ़ना उतना ही जरूरी है। तो हमेशा से ही सुश्रुत जी ने कहा है कि जितना प्रैक्टिकल कर्माभ्यास है उतना ही शास्त्र ज्ञान भी चाहिए। और शास्त्र ज्ञान से क्या होता है कि हम अगर जो किसी वैद्य के पास जाके सीखते हैं और उसके बाद या पहले पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें और चीज़ें नजर आनी शुरू हो जाती है कि इसका क्या स्कोप हो सकता है। तो इसलिए जितना व्यवहारिक ज्ञान है उतना जो पुस्तक वाला ज्ञान है वो भी होना चाहिए, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना अनमोल समय दिया। मैं उतनी दूर से आया था और आपका खैर क्लिनिक का टाइम भी हो गया था, लेकिन आपने मुझे इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। तो बस ठीक है, आप अच्छा मेहनत कर रहे हैं, तो जितने भी विद्यार्थीगण इस वीडियो को देखेंगे उनसे अनुरोध है, अच्छा सीखिएगा, पुस्तकों को मत करिएगा किनारे, क्योंकि सब कुछ इन्हीं से ही सीखा है। हम हो, आप हो, या जो भी वैद्यगण, इन्हीं से सीखा है। इस वहम में मत रहना कि जी हमको प्रैक्टिकल आ गया है तो पुस्तकें किसी काम की नहीं है। असल में आप किसी भी वैद्य को देखोगे ना जिसकी उम्र 50, 60, 70 साल से उम्र ऊपर है, वो आपको अक्सर पुस्तकें, वापस जो नए वैद्य होते हैं ना वो पुस्तकें छोड़ देते हैं, प्रैक्टिकल करना शुरू कर देते हैं। परंतु जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है ना, 50 वर्ष की उम्र के होते हैं या 60 वर्ष की उम्र के, तो उस उम्र के वैद्य फिर दोबारा पुस्तकें पढ़ना शुरू करते हैं। उनको समझ में आ जाती है कि पुस्तक की कीमत अनुभव से भी ज़्यादा है, क्योंकि वहीं से सीखा है और बहुत सारी चीज़ें छूट गई होती हैं। तो पुस्तकों को हल्के में ना लें और पढ़िए। अभी हम नोएडा में हैं, अगर रक्त मोक्षण से रिलेटेड किसी को जानकारी लेनी है जो हमारे आसपास हैं, नोएडा NCR क्षेत्र दिल्ली में, अगर जिनको सीखना है या फिर ट्रीटमेंट करवाना है, तो एक बार आप अक्षय
चौहान आयुर्वेदा, एक बार विजिट करिए और सर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।